Hello, बच्चों. Let's see this question. The question says the most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible. Who made these remarks? Give some evidence in support of it. तो हमें बताना है कि ये जो फेमस कोट है यानी कि रिमार्क है ये गिवन है द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा ना समझने वाली थिंग वही है जो इजीली समझा जा सकता है. ठीक है. ये ऐसा बोल रहा है कि मान लो कि कोई एक चीज है उसको समझा नहीं जा सकता उसके बावजूद वो समझा जा सकता है यानी कि सबसे टफेस्ट चीज वही है जिसको हम समझ सकते हैं काइंड ऑफ ऐसे कुछ. ठीक है. ये रिमार्क किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. ठीक है ना. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. क्या बोला था कि कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीज होती है मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है फिजिक्स का वो देखने में भले ही कॉम्प्लेक्स हो वो पहले समझ में नहीं आएगा बट हावेवर वो समझने लायक है यानी कि वो समझा जा सकता है. ये जो रिमार्क है वही कह रहा है और कुछ नहीं. ठीक है. द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि सबसे ज्यादा ना समझने वाली चीज दुनिया की वही है दैट इज इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि वो समझ में आ सकती है. तो ये थोड़ा सा आपको उलट सुलट लगेगा बट उसका मतलब यही है. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का थॉट क्या था कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको क्या करो डिवाइड कर दो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में एंड उस पर अगर हम फिजिक्स के बेसिक फंडामेंटल लॉज जो कि ऑलरेडी फाइंड हो चुके हैं उसको लगा दो देन क्या कर दो उसको जोड़ दो तो जो वो कॉम्प्लेक्स चीज थी वो आसानी से हमें समझ में आ जाएगी. तो यही कोट है. ठीक है. अल्बर्ट आइंस्टाइन का. तो उसका जो एविडेंस है ठीक है उसका सपोर्ट का एविडेंस भी चाहिए तो वो क्या होगा. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले सभी मैकेनिक्स थे. ठीक है. काफी सारे मैकेनिक्स थे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अलग पार्ट था क्लासिकल मैकेनिक्स था यानी कि आप न्यूटन लॉ पढ़ते होगे वो सभी तो वो सभी अलग अलग चीजें पर लागू कर सकते थे. ठीक है. मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन क्या है यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं कि लाइट और ग्रेविटी इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है तो अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था क्योंकि उसके लिए कॉम्प्लेक्स ये थिंग थी. ठीक है. कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था कि ग्रेविटी एंड लाइट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है क्योंकि लाइट है वो मासलेस है एंड ग्रेविटी है वो मैसिव ऑब्जेक्ट पर ही काम करती है. ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले साइंटिस्ट मान चुके थे. ठीक है. उसके बावजूद भी जो लाइट थी वो ग्रेविटी से इफेक्ट हो रही थी यानी कि जो लाइट थी वो ग्रेविटी से बेंड हो रही थी. मान लो कि यहाँ पर कोई प्लेनेट हो फॉर एग्जांपल. ठीक है. अगर लाइट इस प्लेनेट से बाजू में से पास होगी तो ये लाइट ऐसे बेंड होगी. ठीक है. तो उससे पहले के साइंटिस्ट को क्या विचार थे कि लाइट और ग्रेविटी के दोनों एक दूसरे से अलग है. लाइट भी अपना खुद का मैकेनिक्स रखती है एंड ग्रेविटी अपना खुद का मैकेनिक्स रखती है. तो उसके हिसाब से जो लाइट है वो सीधी सीधी चलनी चाहिए वो बेंड ही नहीं मुड़नी नहीं चाहिए. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ठीक है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी की थी ना उसमें भी दो पार्ट थे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. तो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने 10 ईयर निकाले तो काफी सारे अपना पूरा जो हाफ टाइम था अपना लाइफ का वो पूरा का पूरा उसमें लगा दिया था. बट जो मेन फोकस था वो 10 ईयर में उसने काम कर दिया था जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में. तो उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट थी वो ग्रेविटी के कारण बेंड होती है. ठीक है. तो जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी ना वहां पर लाइट सबसे ज्यादा मुड़ेगी. लेट्स से यहाँ पर ब्लैक होल है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ब्लैक होल यानी कि एक बहुत ही गहरा कुआं जिनमें जो भी फंस जाए वो वापस ना के बराबर है उसकी प्रोबेबिलिटी बाहर आना. तो मान लो कि लाइट अगर ग्रेविटी से इफेक्ट ना होती ना तो ये यहाँ से यहाँ तक चली जाती. बट लाइट जो है वो ग्रेविटी से इफेक्ट हो रही है यानी कि जो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी होगी उस डायरेक्शन में लाइट मुड़ेगी. यानी कि जो जब लाइट ब्लैक होल से पास होना चाहेगी ब्लैक होल के बाजू में से गुजरेगी तो ऐसे उसके अंदर चली जाएगी. यानी कि ब्लैक होल में से कोई भी लाइट बाहर नहीं आ रही. इसका मतलब जो ब्लैक होल हमें दिखेगा वहां पर सिर्फ काला धब्बा दिखेगा क्योंकि वहां से कुछ लाइट आ रही नहीं रही है. जो हमें प्लेनेट दिख रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट है. ठीक है ना. बट यहाँ पर ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये ब्लैक होल है वो लाइट को भी खा जा रहा है. तो ये सब हम सीख पा रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से. तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जो हमारे पास प्रोफाउंड मैकेनिक्स थे ठीक है बेसिक लॉ थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एंड न्यूटन के ग्रेविटी के
उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, बेसिक लॉ का यूज किया, ठीक है। एंड जो ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। सिंपल उसने बेसिक लॉ का यूज करके वापस से उसको जोड़ दिया एंड अपनी थियोरी दी, ठीक है। इतना भी बोलने में ही आसान है, बट इतना भी आसान नहीं है, उसको उसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स भी चाहिए। बट बेसिकली जो फंडामेंटल मेथड्स हम टेक्निक बोले तो वो यही थी, ठीक है, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे यहाँ पर अप्रोच किया, वही तो मेन है ना। कि जो ये ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में किसी को पता भी नहीं था, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कर दिखाया, ठीक है। उन्होंने स्मॉल स्मॉल पार्ट में फिजिकल लॉ लगा के, जो हमारे उसके पास ही थे, बेसिक फिजिक्स लॉ ही था, क्यों कोई नई डिस्कवरी काइंड ऑफ नहीं है। उन्होंने जो यूज किया है वो प्रोफाउंड फिजिकल लॉ ही था, ये नेचुरली जो फिजिक्स में से लॉ निकल के आए थे वो यूज किया, पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में, ठीक है। बाद में क्या किया, मर्ज कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिक्स प्लस ग्रेविटी थी, उन दोनों को मिक्स कर दिया एंड थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार हुआ। तो ये थी उसके एविडेंस की थियरी, कि जो हमें पहले कॉम्प्लेक्स लगती थी वो आसान बन चुकी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।